जीएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें हम साइंस की बायोलॉजी सीरीज चल रही है और जिसका ये 4th चैप्टर है। इसमें हमने पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेल कंप्लीट कर लिया है। चौथा चैप्टर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास होगी। ये क्लासें आपको वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से इनफ है। इसके अलावा कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन में ये जो सहायक होते हैं ये सहायक अंग हैं और ये आहार नाल के पार्ट्स हैं। ठीक है, आहार नाल, इसमें मुख या मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत इतने अंग कार्य में आते हैं। और सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर 1 ग्रंथियाँ। ग्रंथियों में जैसे लार ग्रंथियाँ जो टायलोइन का निर्माण करती हैं, और पैंक्रियाज, अग्नाशय जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं, और लीवर। सेकंड में जैसे जीभ और दांत। अब देखिए अंग और ग्रंथियां और पाचन किसका कहाँ पर पाचन होता है, इस टेबल से आप समझिए। जैसे मुख गुहा और मुख में ग्रंथि होती हैं लार, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, ग्रसनी केवल एक ट्रैक यानी कि पाथ की तरह कार्य करता है। इसमें ना तो कोई ग्रंथि होती है, ना ही किसी प्रकार का पाचन होता है। और ग्रासनली सेम, इसमें भी किसी चीज़ का पाचन नहीं होता है। आमाशय, इसमें जठरीय ग्रंथियाँ होती हैं जो कि प्रोटीन का पाचन करती हैं। छोटी आंत में अग्न्याशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस आकर मिलता है, और लीवर इसमें जो है अपना योगदान करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन होता है। बड़ी आंत में किसी भी चीज़ का पाचन नहीं होता, इसमें केवल एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में भी होता है। मुख एंड मुख गुहा। मुख गुहा में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। मुख गुहा में जैसे दांत, लार ग्रंथियां और जीभ पाई जाती हैं, जो कि पाचन में सहायक की तरह कार्य करती हैं। फर्स्ट पार्ट है दांत। दांतों के चारों ओर इनेमल की परत पाई जाती है। दांत इतने मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें कोटिंग जो है ऊपर की इनेमल होती है, जो कि जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और स्पोरोलेनिन पादप जगत का सबसे कठोर पार्ट होता है, जो परागकणों पर उपस्थित होता है। परागकणों को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए स्पोरोपोलिन की जो है एक लेयरिंग होती है। ये दांत की संरचना है जिसमें डेंटिन प्रोटीन पाया जाता है इसके इस वाले भाग में। और इनेमल इसके ऊपर इनेमल की कोटिंग होती है, जिससे दांतों को मजबूती प्रदान करता है, जिसमें वाटर बिल्कुल एब्सेंट होता है। ठीक है, मानव के दांत द्विबारादंती मतलब टाइप के पाए जाते हैं, और थीकोडोंट यानी गर्तदंती भी होता है, मतलब ये संरचनाएं हैं। हेटेरोडेंट विषमदंती। मानव के कार्य के आधार पर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रकार है इंसाइजर, जो हमारे आगे वाले दांत होते हैं। एक मिनट, ये है इंसाइजर। ठीक है, दूसरा है क्रेनाइन, जिसे रतनक बोलते हैं। प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत की संरचना होती है, जिसमें क्रेनाइन इंसाइजर भोजन को काटने का कार्य करते हैं, और क्रेनाइन चीड़ फाड़ का कार्य करते हैं। प्रीमोलर और मोलर
दोनों प्रकार के दांत पीसने व चबाने के लिए कार्य करते हैं। ये देखिए, ये इंसाइजर के दो दांत, एक ये क्रेनाइन, फिर ये दो प्रीमोलर और ये 3 मोलर। ठीक है, इसलिए दंत सूत्र जो होता है वो 21-23/21-23 होता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे के दो दो इंसाइजर, फिर 21-23/21-23, ये हो गया आपका इंसाइजर ऊपर नीचे के दो। फिर जीभ का मुख्य कार्य भोजन में लार को मिश्रित करना है। इसका द्वितीय कार्य स्वाद का अनुभव करवाना है। जीभ पर स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसे टेस्ट बड्स बोलते हैं, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती हैं। जीभ की कोशिकाओं में घाव भरने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ऐसे ही जैसे लीवर की भी क्षमता सबसे ज़्यादा, जिसमें सेल डिवीज़न सबसे फास्ट होगा उनमें घाव भरने की क्षमता सबसे फास्ट होगी, और उसमें कैंसर होने के भी चांस सबसे हाई होते हैं। ये जीभ की संरचना है। इसके जो सबसे पीछे वाला भाग है, ये वाला, इसमें पश्च भाग में कड़वा, या जैसे लहसुन अदरक का जो है तब सबसे तगड़ा बट्स यही वाला काम करता है। खट्टा साइड में, सबसे आगे मीठा, और ये नमकीन या छारी स्वाद को बताता है। लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। लार ग्रंथि में 3 ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथि के लिए सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, कान के नीचे की ओर होती है। सांप में पैरोटिड ग्रंथि का रूपांतरण विष ग्रंथि में हो जाता है। सर्प में जो है ये पैरोटिड ग्रंथि यानी कि विष का भंडारण करती है, और सांप में इसके आगे वाले दांत में एक होल्स होता है, और सांप काटते ही उन होल से विष को ट्रांसफर कर देता है। मम्स गलसुआ रोग में पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। और दूसरी ग्रंथि है लार वाली, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, और थर्ड है सब लिंगुअल ग्रंथि। लार में 99% जल और 1% एंजाइम होता है। टालुइन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। जैसे आप रोटी को देर तक चबाएंगे तो काफ़ी देर जब रोटी टाइलिन से काफ़ी अच्छे से मिल जाएगी तो वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टार्च और माल्टोज दोनों शुगर का ही प्रकार होते हैं। ठीक है। दूसरा है लाइसोजाइम, जो हाइड्रोलिसिस करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम, जब हम खाना खाते हैं तो लाइसोजाइम के थ्रू जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं तो वो वहीं पर नष्ट हो जाते हैं कुछ मात्रा में। मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और भोजन का माध्यम अम्लीय होता है। ठीक है। भोजन का निवाला जब लार से मिल जाता है तो उसे बोलस बोलते हैं। फिर वो जाता है पेट में, मतलब फिर वो जाता है स्टमक में। स्टमक से जब वो चलता है तो उसे काइम बोलते हैं। ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस बोलते हैं, आहार नाल का ऐसा भाग जिसमें पाचन नहीं होता है। बोलस क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। क्रमानुकुंचन गति क्या होती है, जिसे पेरिसाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जैसे केचुआ चलता है, नहीं जोंक चलती है, इस प्रकार से। स्टमक आमाशय, इसका आकार बंद थैलानुमा जे आकार का होता है। आमाशय की भित्ति में श्लेष्मा म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि एसएल के प्रभाव से बचाती है। आमाशय में जठरीय ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जैसे मान लिया ये आपका आमाशय है, इसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयरिंग होती है इसके अंदर, जैसे इस प्रकार से म्यूकस की लेयरिंग होती है, और इसमें HCl प्रेजेंट होता है, जिससे
आपकी जो स्किन होती है आमाशय की, उसको बचाने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन का कार्य होता है। ठीक है। जठरीय ग्रंथियाँ, HCl और एंजाइम्स। HCl ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा स्त्रावित भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर HCl ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा रिलीज होता है और ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कुछ तो हमारे मुंह में नष्ट हो जाते हैं, बाकी जो बचे हैं वो इसमें स्टमक में नष्ट हो जाएंगे। भोजन के कठोर कणों को मृदु में बदलना एंजाइम को निष्क्रिय करता है। कठोर जो भोजन के बड़े कण होते हैं उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना इसका कार्य होता है और एंजाइम को सक्रिय करता है। एंजाइम्स जैसे पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होके मतलब दूध का पाचन करता है। 0 से 3 ईयर में सक्रिय होता है। बच्चों में दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय होता है। यदि HCl का स्रावण अधिक हो जाए तो अम्लीयता की अवस्था यानी एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए मिल्क का मैग्नीशियम जैसे जो भोजन हमारी स्टमक में पहुंचता है उसका माध्यम अम्लीय हो जाता है, और अगर HCl ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए तो एसिडिटी जिसे बोलते हैं हो जाती है। उसे दूर करने के लिए मिल्क का मैग्नीशिया, जैसे आप डाइजिन पीते हैं उसमें मिल्क का मैग्नीशिया होता है, इनो में मिल्क का मैग्नीशिया होता है। ठीक है, जो क्षारीय उसकी प्रवृत्ति होती है, क्षार और एसिड मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। आमाशय में बोलस HCl एंजाइम में मिश्रित हो जाते हैं तो फिर बोलस को काइन बोलते हैं। फिर जब आमाशय में जो मुंह से बोलस बन के आया था अब वो HCl और एंजाइम में मिश्रित हो जाए तो फिर उसे बोलस को काइन कहा जाता है, और यह काइन छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत यह हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन होता है। छोटी आंत में तीनों चीज़ों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, जिसकी लंबाई 6.7 से 7 मीटर तक यानी 20 से 21 फीट होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जिसे ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत्र बोलते हैं। जो लंबाई का क्रम है सबसे लंबी इलियम और फिर जेजुनम और फिर सबसे छोटी तीनों में ड्यूडेनम होता है। ठीक है। छोटी आंत में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं अग्नाशय, जिसे पैंक्रियाज बोलते हैं। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। इसके द्वारा अग्नाशय से पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न कहीं बनता है तो यहाँ से 99% उम्मीद रहती है प्रश्न बनने की, कि एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन्स का। फिर है इलियम, सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो कि पाचित भोजन का अवशोषण करते हैं। मतलब इलियम के अंदर ये जो माइक्रोविलाइस होते हैं, जैसे ये लाइनिंग इसके ऊपर ऐसे ऐसे संरचना होती है, इससे ये सरफेस एरिया बढ़ाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन खाना का हो सके। ठीक है। सीकम और कोलोन वाले भाग में शेष बचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है। सीकम और कोलम में जो जल बचता है उसका अवशोषण बड़ी आंत के सीकम और कोलम में होता है। यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में, जैसे हमने खाना खाया, अब जो
बचा हुआ खाना है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे मतलब लीवर में इकट्ठा होता है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी बोलते हैं इसे। यकृत की सेल्स में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन क्षमता होती है, यानी कि सेल्फ निर्माण की जो मतलब क्षमता होती है। जैसे किसी को लीवर को डोनेट किया जाता है तो लीवर काट करके लगा दिया जाता है, तो जो बचा हुआ लीवर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करके फिर से फुल साइज में आ जाता है। अल्कोहल के सेवन से लीवर सिरोसिस होता है। यकृत के द्वारा पित्तरस बाइल जूस का स्त्रावण किया जाता है। जो बाइल जूस होता है लीवर, उसका निर्माण लीवर से होता है। बाइल जूस का निर्माण लीवर के थ्रू होता है और स्टोर बाइल सीबीडी मतलब का यानी स्टोर गाल ब्लैडर में होता है। और गाल ब्लैडर में जो है बाइल जूस का कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है। ठीक है, बाकी ये एक कंफ्यूजिंग वाला सवाल होता है कि बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन होगा गॉल ब्लैडर, लीवर, अन्य कोई। तो ज़्यादातर लोग गॉल ब्लैडर ऑप्शन को लगा देते हैं, जबकि निर्माण जो है लीवर में होता है। और बाइल जूस का कार्य होता है वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है, जिससे वसा का पायसीकरण या एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एमल्सिफिकेशन, जिससे वसा का पाचन हो सके। ठीक है, वसा का जो है पाचन इमल्सिफिकेशन के द्वारा होता है। पित्ताशय की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट या एंड कैल्शियम फास्फेट, जो पथरी हो जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फास्फेट होती है। बड़ी आंत आहार नाल के इस भाग में पाचन नहीं होता है, यहाँ पर केवल अवशोषण होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर यानी कि 155 से 165 सेंटीमीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलम, रेक्टम। बड़ी आंत में वलय पाए जाते हैं। वलय जैसे पाइप होती है बड़ी करने वाली, उस प्रकार से। मृत्यु के पश्चात वलय सीधे हो जाते हैं, जिससे बड़ी आंत की लंबाई बढ़ जाती है। छोटी आंत लंबाई में ज़्यादा होती है लेकिन उसका व्यास यानी मोटाई कम होती है। बड़ी आंत की लंबाई कम होती है लेकिन उसका व्यास या मोटाई कम होती है, ज़्यादा होती है। सीकम बड़ी आंत को छोटी आंत से जोड़ता है। बड़ी आंत का फर्स्ट पार्ट सीकम होता है, जो कि छोटी आंत के आखिरी भाग यानी कि उससे जोड़ता है। यह बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग होता है। अवशेषीय अंग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी क्रमिफॉर्म, यानी कि जो अपेंडिक्स होता है वो अवशेषीय अंग में हम लोगों के आता है, क्योंकि अब हम लोग मतलब मानव घास फूस नहीं खाता है। जो जानवर घास फूस खाते हैं उसमें इनका मेन रोल होता है, क्योंकि ये सेलुलोज को पचाने में वाले एंजाइम्स होते हैं। कोलोन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग। यहाँ पर ई कोलाई, एस्चेरियाई कोलाई नामक सहजीवी जीवाणु के रूप में रहते हैं, जो कि विटामिन B12 का अवशोषण करते हैं। और इस प्रकार से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की फुल कंप्लीट क्लास हो गई है। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।